सरल सहज हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी कोतवाल साहब। तो शुरू करें कहानी। कोतवाल साहब। हाँ, यही नाम था उनका, कोतवाल साहब। अब किसने रखा, कैसे प्रचलन में आया, ये शोध का विषय हो सकता है। उनकी उम्र लगभग 45-46 के आसपास ही होगी। हमेशा एक काला कोट सफ़ेद धोती पहने रहते, नाक पर एक काला चश्मा चढ़ा होता, हाथ में एक छड़ी और एक खाली थैला होता था। पैरों में सस्ते किस्म के पम्प शू हुआ करते थे। कुल मिलाकर यही धज थी उनकी। उनका असली नाम क्या था, रहस्य था, पर गांव के छोटे बड़े सभी उनको कोतवाल साहब ही कहकर पुकारते थे। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। जहाँ तक हम लोगों को मालूम था, वे कभी पुलिस चौकी की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़े थे, परंतु कोतवाल साहब के नाम से जग प्रसिद्ध थे। उनके व्यक्तित्व का एक दुखद पहलू ये था कि बचपन में चेचक निकल आने के कारण देवी मैया ने एक आंख भेंट में ले ली थी और प्रसाद स्वरूप चेहरे पर छोटे छोटे चेचक के दाग दे दिए थे। गांव से शहर के लिए उन दिनों एक ही बस चला करती थी, पचौरी बस, जिसकी एक ही हेडलाइट जला करती थी। जब भी कोतवाल साहब शहर आते तो लोग सांकेतिक रूप से इशारा करते, कहते, अरे पचौरी बस आ रही है। बाकी लोग ठिठाकर हंस पड़ते। कोतवाल साहब अर्थ न समझ पाने की स्थिति में उजबक से देखा करते। कुछ भी हो, कोतवाल साहब व्यवहारिक बहुत थे। सभी के दुख दर्द में शामिल होना वे अपना कर्तव्य समझा करते थे। बहुत अच्छे किस्सागो भी थे। शाम के समय किसी की भी बैठक में महफिल जमा लिया करते। लोग बाग उन्हें घेर कर खूब किस्से सुना करते थे। सभी जानते थे कि उनके किस्से गप अधिक होते हैं, पर उनकी रोचकता श्रोताओं को बांधे रखती थी। उस वक्त तो सभी सहज भाव से विश्वास कर लिया करते थे। किसी के भी घर जाकर वो अपना थैला और कोट खूंटी पर टांग देते थे। ये इस बात का संकेत होता था कि आज रात्रि का भोजन और विश्राम उसी घर में होने वाला है। उन दिनों लोगों के मन में गुंजाइश भी खूब हुआ करती थी। कभी भी कोई बिना बुलाए मेहमान मेहमानी कर सकता था। किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं हुआ करती थी। दिन भर बाजार में घूम फिर कर सौदा सुलभ खरीद कर मिलना जुलना निपटा कर सांझ ढले जब किसी के भी घर लौटते थे तो चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आती। घर वालों से बातें करते, भोजन करते और सो जाते। बातों में गांव के किस्से ही बहुतायत से होते। सभी परिवारों का विस्तार पूर्वक विवरण देते। वापस लौटने की उन्हें कोई जल्दी नहीं रहती थी। जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। घर पर कोई इंतज़ार करने वाला तो था नहीं। जहाँ मन लगा रम गए। किसी भी पिता ने उन्हें अपनी बेटी के योग्य नहीं समझा था। अपने भतीजे भतीजी को ही अपने बच्चों के समान प्यार करके अपनी वात्सल्य क्षुधा को शांत कर लेते थे। एक आंख नहीं होने से चेहरे में विकृति तो आ ही चुकी थी, पर हृदय तो उनके सीने में भी धड़कता था। गांव में उनकी बहुत सारी भौजियाँ थीं जिनसे चुहल करके उनका मन तृप्त हो जाया करता था। गांव के अन्य युवकों को जहाँ अनेक प्रकार के काम हुआ करते थे, वहीं कोतवाल साहब का कोई बंधा बंधाया ढर्रा नहीं था। जब जिसे ज़रूरत हुई बुला भेजता, तुरंत हाजिर हो जाते। किसी के घर का गेहूँ पिसवाने जाना है तो किसी और घर के लिए लकड़ी चीरने का काम करना है, किसी के बच्चे को दवा दिलवाने शहर ले जाना है तो किसी के बाग में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने हैं। कहने का मतलब फुर्सतिया आदमी थे और किसी भी काम को इनकार करना सीखे नहीं थे। शरीर में जोर था। सुबह होते ही कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाते। गांव की औरतें पानी भरने आया करती। कुछ नवयुवतियां घूंघट काढ़े कलसी लेकर आती। घूंघट में होने के बाद भी एक तिरछी नज़र से ही वे ताड़ लेते कि किसके घर की बहू है। अपनी मर्यादा कभी भंग नहीं की। गला खकार कर अपनी उपस्थिति जता देते, फिर स्नेह से कहते, बहू अपनी कलसी नीचे रख दो, हमारे होते हुए तुम लोगों को पानी नहीं खींचना पड़ेगा। बहुएं चुपचाप अपनी अपनी कलसी रख देती और वे सिर नीचा किए उनके बर्तन भर दिया करते। उनसे उम्र में बड़ी जो भौजियाँ आती, उनसे हंसी मजाक किए बिना नहीं मानते। उनके जीवन के शुष्क रेगिस्तान में यही कुछ पल रस वर्षा के थे। यही उनकी पूरे दिन की खुराक थी। दिन भर जो भी काम के लिए बुला भेजता चले जाते। बदले में सम्मान के साथ एक गिलास चाय अथवा छाछ मिल जाया करती, अथवा घर में बना कोई भी पकवान मनुहार के साथ घर की औरतें खिलाया करती। आत्मा तृप्त हो उठती। हाथ धोते हुए कह उठते, भौजी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जब भी शहर जाना होता, 4-6 घरों में जाकर पहले पूछ आते। कुछ सौदा मंगाना हो तो बतला दें।
गांव में एक आध छोटी सी दुकान थी जिस पर नमक तेल तो मिल जाया करता था, परंतु औरतों के श्रृंगार की चीज़ें शहर में मिला करती थीं। कोतवाल साहब का शहर जाना इन गांव की औरतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। तुरंत फरमाइश के साथ रुपए हाथ में आ जाते। किसी को बिंदी चुटीला चाहिए होता तो किसी को नहाने के लिए महकता साबुन अथवा पाउडर, किसी को बच्चों के लिए सिले सिलाए कपड़े, खिलौने, दूध का डिब्बा, क्रीम, नेल पॉलिश, महावर की शीशी, अनेक फरमाइशें हुआ करती थीं। वे बाजार में घूम घूम कर अच्छा सामान खरीदा करते, 4 पैसे भी बचा लिया करते। इसे वो अपना हक समझा करते। उन बचे पैसों से अपने भतीजों के लिए कभी लेमन जूस, कभी बिस्कुट तो कभी गेंद, गुब्बारा ले आया करते थे। घर में उनकी स्थिति कोई सम्मानजनक नहीं थी। 3 भाइयों में वे बीच के थे। बड़े भाई खेती किसानी देखते। थोड़ी बहुत जो जमीन थी अधबटाई पर दे रखी थी, उसी से साल भर का नाज पानी निकल आता था। छोटा भाई पास के गांव में अध्यापक था। थोड़ी बहुत कमाई का जरिया उसकी तनख्वाह थी। दोनों के 2-2 बच्चे थे। घर के सभी मेहनत के काम इन्हीं के जिम्मे थे। घर में 2 गायें थीं जिनको चारा पानी देना इनके कामों में शामिल था। फिर दूध दुहना, साफ सफाई करना, चबूतरा बुहारना जैसे अनेकों काम थे जिन्हें वे अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी करते। उनकी भौजी मिजाज की तेज तर्रार थीं। उन्हें कोतवाल साहब फूटी आंखों न सुहाते थे। उनकी निगाह में वे सिर्फ खाट तोड़ने का कार्य करते थे। क्योंकि घर में उनका पैसे को लेकर कोई योगदान नहीं था, आए दिन उन्हें ताना मारने से नहीं चूकती थी। खाने की थाली भी ऐसे पटक कर देती मानो कितना एहसान कर रही हों, पर वे इन सब बातों को अनदेखा कर जाते। छोटी बहू समझदार थी। वो मानती थी कि जेठ जी 2 वक्त की रोटी के बदले घर का बहुत काम करते हैं। कभी कभी रसोई में उनकी पसंद का खाना बना दिया करती। उसे मालूम था कि उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। उस दिन भोजन करते हुए वे गदगद हो उठते। उनके मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग जाती। उनका अपना तो कोई खर्चा नहीं था, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक उनकी ज़िंदगी में जलजला आया। एक दफ़ा शहर से लौट रहे थे, रास्ते में बस खराब हो गई। अधिकांश सवारियां आसपास के गांवों की थीं। ज़्यादा देर इंतज़ार न करके अपनी अपनी पोटली उठाकर चलती बनी। इनका गांव दूर था, फिर साथ में ढेर सारा सामान था। पैदल जा नहीं सकते थे। मजबूरन बस में बैठे रह गए। क्लीनर और ड्राइवर बाहर सड़क पर कपड़ा बिछाकर लेट गए। बस में उनके अतिरिक्त एक महिला यात्री और भी थी, जो शायद किसी और गांव में उतरने वाली रही होगी। कोतवाल साहब के सामने धर्म संकट पैदा हो गया। मजबूरन अपना गमछा उठाकर ये कहते हुए नीचे उतर आए, अब बस सुबह ही ठीक हो पाएगी, आप आराम से लेट जाओ, मैं नीचे चला जाता हूँ। सड़क पर गमछा बिछाकर लेट गए, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसी महिला के विषय में सोचते रहे। अकेली औरत कैसे सफ़र कर रही है, कोई बच्चा भी साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रही होगी। नहीं पहुँचने पर घर के लोग परेशान हो रहे होंगे। बस सुधरते सुधरते दोपहर तो हो ही जाएगी, पर अब कर ही क्या सकते थे। सुबह 8 बजे गांव का बिस्ना अपनी बैलगाड़ी लिए वहां से गुजरा। इन्हें देखकर रुक गया। बोला, अरे कोतवाल साहब, यहाँ कैसे रुके हो? बस के विषय में जानकर बोला, चलो सामान उठाओ और बैठ जाओ अपनी गाड़ी पर, कब तक पड़े रहोगे? कंडक्टर और ड्राइवर बस के सुधारने का इंतज़ाम करने शहर जा चुके थे। बस वो अकेली औरत उदास बैठी खिड़की से बाहर न जाने शून्य में क्या ताक रही थी। जब कोतवाल साहब अपना सामान उठाने बस के अंदर गए कि वो महिला भी अचानक उठकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर बोली, मुझ अबला को आप अकेली छोड़कर कैसे चले जाएंगे? मुझे जानवरों से डर नहीं लगता, परंतु आदमी से डर लगता है। कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। अब डरने की कोतवाल साहब की बारी थी। हाथ जोड़कर बोले, देखिए, जो भी आपका नाम हो, पहले तो आप रोना बंद करें और बतलाएं कि आपको किस गांव जाना है। हम लोग पहले आपको पहुंचा देंगे, फिर अपने गांव चले जाएंगे। वो औरत रोना बंद करके इनको देखने लगी, फिर बोली, मेरा ना कोई गांव है ना ही कोई घर। जो मेरा घर था, जहाँ मैं ब्याह कर आई थी, मेरी सौतन ने कब्जा कर लिया है। मेरे पति ने मार पीट कर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मैं तो मरने के लिए निकली थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई तो इस बस में आकर बैठ गई थी। सोचा था जहाँ तक बस जाएगी चली जाऊंगी, फिर हिम्मत करके किसी नदी कुएं में छलांग लगा लूँगी, पर इस बस ने ही धोखा दे दिया। अब तक चुपचाप सुन रहा बिस्ना बोल उठा, पर बहन, तुम्हें पंचायत बिठानी थी, तुम उसकी ब्याहता जोरू थी, ऐसे कैसे कोई तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल सकता है? कोई अंधेर है क्या? नहीं भैया, ये हमारे भाग्य का ही दोष है जो नुपूती रह गई। ये औरत के लिए कोई कम बड़ा अपराध है?
आखिर उन्हें भी तो अपना वंश चलाने वाला चाहिए। फिर पंचायत में फैसला भी तो आदमी ही सुनावे हैं। हमारी तरफदारी भला कौन करता। हमारी सौतन डंके की चोट पर हमारे घर में आकर रहने लगी है। हमने भी सोची कि छोटी बहन की तरह हमारे साथ रह जावेगी, परंतु उसने तो बहुत जल्दी अपने रंग दिखलाने शुरू कर दिए। आए दिन की मारपीट होने लगी और एक दिन तो हद ही हो गई। उसके कहने से हमारे आदमी ने आधी रात को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आस पास से भी कोई हमें बचाने नहीं आया। अब आप ही बतलाओ कितना अपमान सहते। बिस्ना और कोतवाल साहब निरुपाय से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस औरत को अकेले छोड़ने का अर्थ था उसे मरने के लिए छोड़ देना, एक निरपराध की हत्या का पाप अपने सिर पर चढ़ा लेना। दूसरा उपाय कि उसे भी साथ अपने गांव ले जाया जाए, परंतु वहां जाकर वो किसके घर रहेगी। गांव वाले 50 तरह की बातें बनाएंगे। उसकी बातों पर कोई क्यों विश्वास करने लगा। कोतवाल साहब कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। बिस्ना की तरफ देखकर बोले, अब महतो तुम ही बतलाओ क्या करना चाहिए। हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। अब इसमें इतना क्या सोचना, साथ ले चलते हैं। ज़्यादा हुआ तो मामला पंचायत के ऊपर छोड़ देंगे। किसी बेसहारा को आश्रय देना कोई अपराध तो नहीं है। कोतवाल साहब सहमत में सिर हिलाते बोले, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मरने के लिए छोड़ने इतने कायर तो हम लोग नहीं हैं। कोतवाल साहब ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, ठीक है, अभी आप हमारे साथ गांव चलो, फिर बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वो औरत चुपचाप उनके पीछे बस से उतरकर बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। रास्ते भर कोई भी नहीं कुछ बोला। सभी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। बिस्ना की जिम्मेदारी तो बस गांव तक पहुंचाने की थी, परंतु कोतवाल साहब मन ही मन अपने आप को भाभी का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे। उनके कर्कश स्वभाव से परिचित तो थे ही, न जाने इस औरत को देखकर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कहीं कुछ उस बेचारी को उल्टा सीधा न सुना दें। वो तो वैसे ही किस्मत की मारी है, नहीं तो भला इस गांव में क्यों आती। कोतवाल साहब के मन में उस अपरिचित स्त्री के लिए संवेदनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। किसी तरह उन्होंने उस पर काबू पाया। गांव आ गया था। रास्ते में मिलने वाले लोग उनके साथ एक स्त्री को देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। गनीमत यही रही कि उन्हें किसी ने परिचय के लिए नहीं रोका। घर पहुंचते उससे पहले ही ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी की जुबान पर एक ही वाक्य आकर बैठ गया, कोतवाल साहब इस बार शहर से कोई औरत ले आए हैं। जब वे घर पर बैलगाड़ी से उतरे और सामान उतारते रहे, तब तक उनके द्वार पर लोगों की भीड़ लग गई थी। इतनी भीड़ देखकर वो औरत भी घबरा उठी। उसने जल्दी से चेहरे को घूंघट की ओट में ढक लिया था। कोतवाल साहब भी मन ही मन हिम्मत जुटा रहे थे कि आखिर क्या कहकर इस औरत का परिचय गांव वालों को देंगे। तभी अंदर से दंदनाती बड़ी भाभी प्रकट हो गईं। पहले तो उन्होंने उस औरत का नख शिक मुआयना किया, फिर जोरदार आवाज़ में बोली, हाँ तो देवर जी, अब हम सबको बतलाओगे कि ये औरत कौन है और तुम्हारे साथ कैसे है। कोतवाल साहब वैसे ही घबराए हुए थे। सबके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हकलाते हुए बोले, भाभी इसे अंदर तो ले चलो, फिर बैठकर बात करते हैं। भाभी को समझ में कुछ आया तो गांव वालों को धमकाते हुए बोली, चलो सब अपने अपने घर, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या। भीड़ काई की तरह फट गई। उस औरत को अंदर आने का इशारा करके भाभी भीतर की ओर बढ़ चली। अब उस औरत ने अपना घूंघट ऊंचा कर लिया था। एक निगाह कोतवाल साहब की तरफ डाली, वहाँ आश्वस्ति का भाव दिखा और वो निर्भय होकर घर के अंदर चली आई। आंगन में खाट बिछी थी, उस पर भाभी ने अपना आसन जमा लिया। नीचे बिछे बोरे पर उस औरत को बैठने का इशारा किया। उसके बैठने के बाद पूछा, क्या नाम है तेरा और कहाँ की रहने वाली है। दूसरी बात, इनके साथ क्या कर रही है। एक साथ इतने प्रश्नों की बौछार से वो घबरा उठी। हकला कर बोली, मालकिन मेरा नाम गौरी है, पास के गांव मदनपुरा की रहने वाली हूँ। मरने जा रही थी कि देवदूत के समान कोतवाल साहब मिल गए, साथ ले आए। अब आप अपनी शरण देते तो एक कोने में पड़ी रहूँगी, 2 कौर खाने को मिल जाए, आपके घर का जो भी काम होगा कर दिया करूँगी। बस ये समझ लें कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आप भी यदि ठुकरा देंगी तो गाँव में कुएं बावड़ी की तो कोई कमी नहीं है। वो चुपचाप आंचल से अपने आंसू पोंछने लगी। कोतवाल साहब चुपचाप भाभी के पास खाट पर आ बैठे थे। कुछ पल के लिए आंगन में स्तब्धता छा गई। भाभी बोली, अच्छा चल, मरने बनाने की बात मत कर, जा भीतर छोटी बहू से पूछकर अपना नहाना धोना निपटा, 2 रोटी खा, फिर फुर्सत से बैठकर सोचेंगे कि क्या करना है। गौरी उठी, भाभी के पैर पकड़कर बोली, आप बहुत दयालु हो भाभी, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। फिर छोटी बहू के पीछे चली गई।
अब कोतवाल साहब ने उसके बस में अचानक मिलने की, बस खराब होने की तफसील से कहानी सुना डाली। फिर बोले, अब तुम ही बतलाओ भाभी, इस अकेली औरत को जंगल में किसके सहारे छोड़ा था? भाभी गंभीर सांस लेकर बोली, सब तकदीर का खेला है लाला। शाम को तुम्हारे दोनों भाई आ जाएं, तब तय करेंगे कि इस गौरी का क्या करना है। दिन भर में गौरी ने अपनी मधुर बातों से दोनों औरतों का दिल जीत लिया था। उसने बड़े अधिकार से भाभी के घुटनों के तेल से मालिश की, पैर दबाए। बहुत दिनों बाद उन्हें ये सुख नसीब हुआ था। खर्राटे भरते देर नहीं लगी। छोटी बहू के बालों में खूब मन से तेल मालिश की। संध्या काल तक दोनों भाइयों को भी गांव वालों से खबर मिल चुकी थी कि कोतवाल साहब के साथ कोई स्त्री आई है। दोनों ने बड़ी ही उत्सुकता से घर में प्रवेश किया। घर में आकर सभी बातें विस्तार से सुनने को मिली। भाई के इस कदम से किसी को भी ऐतराज़ नहीं था। सभी इस बात से सहमत थे कि उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। बड़े भैया बोले, किसी की भी औरत को हम ऐसे ही अपने घर में नहीं रख सकते। हमारा उससे कोई संबंध तो है नहीं, परंतु इस बात को पंचायत में ज़रूर रख सकते हैं। फिर पंचायत जो भी फैसला करेगी सिर आँखों पर। उनकी इस बात से घर के सभी लोग सहमत हो गए। गौरी को बुलाकर यही फैसला सुना दिया गया। गौरी ने सहमति अवश्य जताई, परंतु बोली, आप लोग जो भी कहेंगे अथवा पंचायत जो भी मेरे भाग्य का फैसला करेगी मान लूँगी, पर मुझे घर वापस भेजने की बात न की जाए। अब वो मेरा घर नहीं है, वहाँ कोई दूसरी मालकिन का कब्जा है। उस जल्लाद के घर में हरगिज़ नहीं जाऊँगी। भाभी ने डपटा, फिर वही बात, कोई तुझे वहाँ नहीं भेज रहा। कल पंचायत बैठेगी, सबके सामने अपनी बात रखना। उस रात बात खत्म हो गई। बहुत दिनों बाद गौरी चटाई पर पड़ते ही सो गई। सुबह जल्दी आँख खुल गई तो पौरी आंगन बुहार डाला, बर्तन मांज धोकर रख दिए। 11 बजे पंचायत में सभी को पहुंचना था। आज वहाँ पूरा गांव इकट्ठा था। नई तरह का मामला था जिसे पंचों को सुलझाना था। सभी के मन में उत्सुकता हिलोरें ले रही थी। सभी जमीन पर बैठे थे, सुगबुगाहट जारी थी। तभी पंचों का आगमन हुआ। पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा बना था जिस पर उन सब ने आसन ग्रहण कर लिया। कार्यवाही शुरू होने पर कोतवाल साहब ने खड़े होकर उस औरत की असहाय स्थिति और जुल्मों की दास्तां कह सुनाई। एक अबला पर हुए अत्याचार से सभी द्रवित हो उठे। सरपंच जी ने फिर गौरी से पूछा, अब तुम बतलाओ, वापस अपने घर जाना चाहती हो तो कल किसी के साथ कर देंगे, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। अब तक चुप बैठी गौरी फपक उठी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली, आप लोग मेरे पिता के समान हैं। मैं मरना पसंद करूंगी, परंतु वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। यहीं कहीं आसरा दे दें, एक कोने में कहीं पड़ी रहूंगी। मेहनत करके अपने लिए 2 मुट्ठी अन्न जुटा लूंगी, बस आप लोगों की दया मिल जाए। सभी पंचों में खुसुर पुसुर होने लगी। सभी लोग उत्सुकता से शांत बैठे थे कि देखें अब पंच कौन सा निर्णय सुनाते हैं। सरपंच जी बोले, गौरी, हम लोगों ने एक विचार किया है। तुम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं हो। यदि उचित लगे तो स्वीकार कर लेना। कोतवाल साहब की अच्छाई से तुम परिचित हो चुकी हो। उनका अब तक परिस्थितियों के चलते विवाह भी नहीं हो पाया। यदि तुम उचित समझो तो उन्हें पति के रूप में स्वीकार करके उनके घर रहकर बाकी की ज़िंदगी आराम से काट सकती हो। हमारे विचार से कोतवाल साहब अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गांव के लोगों ने ताली बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। गौरी ने सलज्ज मुस्कान से कोतवाल साहब की ओर देखा और वे घबरा कर इधर उधर देखने लगे। उनकी इस दशा को देखकर सभी लोग हंसने और बधाई देने लगे। गौरी ने शर्मा कर घूंघट में अपना मुंह छिपा लिया। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद प्यारी सी कहानी, कोतवाल साहब। आशा है कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।